Abbe says, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से टेक्सास को बढ़ाने के लिए जो लुई 16 है उसने एस्टेट जनरल की जो मीटिंग है उसको कॉल किया था। और जब मीटिंग शुरू हो रही थी तो जो थर्ड एस्टेट है उसने कहा कि इस बार जो वोटिंग है वो पुराने वाले तरीके से नहीं होनी चाहिए। पुराना वाला तरीका क्या था कि हर एक एस्टेट के पास एक एक वोट है देने के लिए। बट थर्ड एस्टेट ने क्या कहा कि नहीं, ये जो एक एस्टेट के पास एक वोट है ये वाला सिस्टम सही नहीं है। और जो सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि पूरी असेंबली मिल के जो है वो वोट करे, पूरी असेंबली को समझना चाहिए। और हर एक जो पर्सन है उसके पास एक वोट होना चाहिए कि असेंबली में जितने लोग हैं वो अपना अपना वोट दे और उसके बाद पूरी असेंबली का मिलके देखा जाए कि क्या मेजॉरिटी है। तो ये वाला जो सिस्टम है वो थर्ड स्टेट ने प्रपोज किया था, जिसको कि लुई 16 ने रिजेक्ट कर दिया। और प्रोटेस्ट में जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो असेंबली से निकल गए और बाद में वो लोग जो इंडोर टेनिस कोर्ट है उसके हॉल में इकट्ठा हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे विल फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। और जब तक कि ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते वो लोग वहां से नहीं हटेंगे। तो आप देख सकते हो ये पिक्चर्स में, ये उसी असेंबली की जो पिक्चर है जहाँ पे वो लोग ओथ ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो। और उसमें हमने लास्ट में ये भी पढ़ा था कि ये जो नेशनल असेंबली है उसको दो लोग जो है वो लीड कर रहे थे, मैरेब्यू एंड एबेसीज। तो एबेसीज ने एक पैम्फलेट लिखा था, एक तरीके से एक पर्चा सा जो है उन्होंने बनाया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, कि आखिरकार जो थर्ड एस्टेट है वो क्या है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. अब जब ये नेशनल असेंबली वर्सलीज में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बिजी थी, तब जो बाकी जो फ्रांस है उसमें एक तरीके से हलचल मची हुई थी। सीथ विद टर्मोइल का मतलब एक तरीके से पूरी उथल पुथल जो है वो मची हुई थी पूरे फ्रांस में। अ सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। उस टाइम पे विंटर बहुत ज्यादा जो है खराब थी, बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ रही थी और अधिकता हर चीज की बुरी होती है, राइट। तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से क्या हुआ, जो फसल है वो खराब हो गई। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। अब फसल खराब हो गई तो फिर जो ब्रेड हैं उनके प्राइजेस भी बढ़ गए। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। और ज्यादातर देखने क्या मिलता था कि ये जो बेकर्स होते थे, जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, वो पूरी सिचुएशन का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते थे। वो क्या करते थे कि वो मान लो मार्केट में ब्रेड्स तो हैं, बट वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा बढ़ती हुई डिमांड को देख के वो करते थे कि कुछ जो ब्रेड्स हैं उनको रख लेते थे, उनको बेचते नहीं थे, उनको होल्ड कर लेते थे। और फिर जैसे ही डिमांड और बढ़ती थी, और क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और वो लोग जो सप्लाई है वो कर नहीं रहे, वो बेकर्स जो है अपने ब्रेड निकाल के बेच नहीं रहे, तो इसकी वजह से क्या होता था कि और ज्यादा प्राइस बढ़ते जाते थे। और जब बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाते थे तब जाके ये जो बेकर्स हैं वो, जो उन्होंने ब्रेड्स अपने तिजोरी में छुपा के रखे थे, अपने गोडाउन्स में छुपा के रखे थे, उनको वो फिर निकाल के बेचते हैं कि अब प्राइस बढ़ गए, अब इनको बेचते हैं। तो इस तरीके से जो बेकर्स हैं वो इस पूरी सिचुएशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे। वो लोग ऐसे होर्ड करके प्राइस बढ़ने पर फिर बेचते थे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री women stormed into the shops। और जब उन्हें घंटों लाइन में खड़े होके वेट करना पड़ता था एक पैकेट ब्रेड का खरीदने के लिए, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पे परेशान हो गए। जो औरतें क्यूज में खड़े होके ब्रेड खरीदने की कोशिश करती थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने एक तरीके से दुकानों पे हमला कर दिया। एट द टाइम एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। और अब हम याद करते हैं हमारा जो हमने 14 जुलाई 1789 की बात की थी। अब जब ये पूरा सिस्टम चल रहा था कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लोग गुस्से में हैं, लोग दुकानों पे हमला कर रहे हैं, अब इसी टाइम पे क्या हुआ, जो किंग है उसने पेरिस में अपने ट्रूप्स को घुसने के लिए कह दिया। जो लुई 16 है उसने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को कि जाओ तुम शहर में घुस जाओ। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। और इसी के बाद क्या हुआ, 14 जुलाई को क्राउड वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लोग वैसे ही बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे, बहुत गुस्से में थे। और उसके बाद ये पूरी सिचुएशन सुन के कि जो राजा है उसने अपने सैनिकों को पेरिस में भेजा है, और उसके थोड़ी देर बाद ही इस तरीके से अफवाह फैल गई कि कुछ देर बाद जो
राजा है वो गोलियां चलाने के लिए भी कह देगा अपने सैनिकों को, तो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने बेस्टाइल पे हमला कर दिया। In the countryside, rumors spread from village to village that the lord of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. अब कंट्री साइड में मतलब एक तरीके से जो गांव वाला इलाका है वहां पे एक गांव से दूसरे गांव ये रूमर फैल गया कि जो मैनर हैं उन्होंने ब्रिगेंड्स को हायर किया है ताकि वो उनकी पकी हुई फसल को बर्बाद कर सकें। अब मैनर कौन है, ब्रिगेंड कौन है? मैनर जो है एक तरीके से एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी ज़मीन है और वहाँ पे उस ज़मीन के मालिक का घर भी है। तो लॉर्ड्स ऑफ मैनर, मैनर का मतलब ये पूरी ज़मीन और इस ज़मीन पे घर है और ये घर जिसका है और ये ज़मीनें जिसकी हैं, ये पूरा एरिया जिसका है उसको हम कहेंगे लॉर्ड्स ऑफ मैनर। इस मैनर का जो लॉर्ड है, मालिक जो है। तो एक तरीके से क्या बोला गया, ये जो लैंडलॉर्ड थे, बड़े-बड़े ज़मींदार थे, आप समझ सकते हो, उन्होंने ब्रिगेंड्स को हायर किया। ब्रिगेंड्स कौन होती हैं? ब्रिगेंड एक आप तरीके से समझ सकते हो जैसे कोई लुटेरा हो गया, कोई गुंडे हो गए। तो एक तरीके से जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैं, जो ये जमींदार हैं, उन्होंने गुंडों को हायर किया है ताकि वो लोगों के जो फसल हैं उनको बर्बाद कर सकें। इस तरीके का जो रूमर है वो फैल गया। Caught in frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chateau. अब हुआ क्या कि ये सारे जब रूमर्स फैल रहे थे तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डर गए और इस पूरे डर के माहौल में जो पेजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उन्होंने क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपने होज एंड पिच फोक्स उठाए। एक तरीके से ये खेती में काम आने वाली टूल्स हैं। हो मतलब एक तरीके से जो फावड़ा होता है, आपने देखा होगा, इस तरीके से आगे एक और आगे एक हैंडल होता है, मतलब ये मेटल का एक पीस जो है लगा रहता है और उसके ऊपर हैंडल होता है लकड़ी का। फावड़ा जिसे हम कहते हैं, कुदाल जो है वो होता है। और पिच फोक मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा इस तरीके से कांटेदार एक टूल रहता है और उसके ऊपर भी हैंडल रहता है। तो कुछ इस तरीके की चीजें लेके जो फार्मर्स हैं वो चले और उन्होंने शैटो जो है उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अब शैटो क्या है, एक तरीके से ये जो नोबल्स हैं, जो जमींदार हैं, उनके बड़े बड़े महल, उन्हें शैटो बोलते हैं। कासल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबल मैन, एक तरीके से बहुत बड़ा कासल हो गया, महल टाइप हो गया, किला हो गया, जो कि नोबल या फिर ये लैंडलॉर्ड्स का है। तो एक तरीके से जो किसान है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने इनके किलों पर हमला करना शुरू कर दिया। They looted, hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues. तो किसानों ने क्या किया, उन्होंने जो ग्रेन्स होर्ड करके रखे थे, जो इन जमींदारों ने अपने पास पूरा ग्रेन का गोदाम बना के रखा था अनाज का, उसको लूट लिया। उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जिसमें कि मेमोरियल ड्यूज थे, जिसमें कि मतलब किसको कितना भुगतान करना है, किसके ऊपर कितना कर्जा है, जिसमें इस चीज का डॉक्यूमेंटेशन था। ऐसे डॉक्यूमेंट को सबको जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। बहुत बड़े लेवल पे जो नोबल्स थे वो दूसरे दूसरे जगहों पे भाग गए, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और वो दूसरी कंट्रीज में जाके छुपाव जो है वो ढूंढने लगे। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution. अब जब लुई 16 ने ये सब होते हुए देखा और जब उसने ये देखा कि किस तरीके से उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फाइनली लुई 16 ने क्या किया, जो नेशनल असेंबली बनी थी उसको उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। एक तरीके से उसने उसको अपनी असेंट दे दी कि ठीक है, हाँ, हमारे देश में नेशनल असेंबली जैसा कुछ है, एक्सेप्ट कर लिया उसको और बोला कि ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इस नेशनल असेंबली ने बनाया है जिसमें कि मेरी पावर्स पे कंट्रोल करने की बात की गई है, उसको चेक करने की बात की गई है, मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करता हूँ। On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. अब जब राजा ने इस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया था तो इसका मतलब असेंबली के पास पावर आ गई थी कि वो अपने तरीके से काम कर सके। तो 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक डिग्री जो है पास की, एक तरीके से कानून पास किया जिसमें ये बोला गया जो ये फ्यूडल सिस्टम चल रहा है उसको बैन किया जाता है, उसे अबॉलिश किया जाता है। और जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम चल रहा है टैक्सेस का कि थर्ड स्टेट को ही टैक्स देना है, थर्ड स्टेट जो है वो नोबिलिटी और क्लर्जीज को ऑब्लाइज करेगी, तो इन सभी चीज़ों पे बैन लगा दिया। Members of clergy too were forced to give up their
प्रिविलेजेस और जो क्लर्जी एस्टेट के मेंबर्स थे, जो प्रीस्ट वगैरह थे, उनके ऊपर भी ये दबाव डाला गया कि उनको जो प्रिविलेजेस मिली हैं, जो एडवांटेजेस मिली हैं, वो छोड़ दें, अब से उन्हें वो नहीं मिलेंगी। Tithes were abolished and lands owned by church were confiscated. अब राजा महाराजाओं की और प्रीस्ट की प्रिविलेजेस तो ले ही ली थी, और उसके साथ साथ ये जो टाइथ लगता था, मतलब कि टाइथ का मतलब हमने पहले पढ़ा था कि फार्मर्स के ऊपर एक तरीके से एक टैक्स था कि जितना भी वो साल में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 1/10 उन्हें एज टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज पे भी बैन लगा दिया गया। साथ ही साथ जो चर्चों के पास जो लैंड थी, जो जमीनें थी, उनको भी जो असेंबली है उसने जब्त कर लिया कि अब से ये चर्चों को कोई जमीन वगैरह देने की जरूरत नहीं है, इतने प्रिविलेज किस लिए देने इनको। तो जो जमीनें चर्च के पास थी वो भी कॉन्फिस्केट कर ली, एक तरीके से उन्हें दंड के स्वरूप में, पनिशमेंट के तौर पे जो असेंबली है उसने अपने पास ले लिया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लाइवर्स। और इसी तरीके से क्या हुआ कि जो चर्च है उसने, चर्च की जो ज़मीनें वगैरह हैं उन सबको जब गवर्नमेंट ने, असेंबली ने अपने पास ले लिया, तो इस तरीके से चीज़ों को जब्त करने के बाद जो गवर्नमेंट है उसने लगभग 2 बिलियन लाइवर्स का जो एसेट है, खजाना है, वो इकट्ठा कर लिया। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से जो इवेंट आफ्टर इवेंट हुए और अल्टीमेटली जो 14 जुलाई के बारे में जब हमने शुरू में पढ़ा था वो इवेंट हुआ, तो उसका बैकग्राउंड अब हमने अच्छे से समझ लिया कि किस तरीके से जो सोसाइटी थी फ्रांस की उसमें इतनी सारी दिक्कतें थी। ये थर्ड स्टेट का सिस्टम था, बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो थर्ड स्टेट पे डाला जाता था, और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा परेशान होकर लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की, अपने हक के बारे में समझा और आवाज़ उठाई। नेशनल असेंबली बनी, और क्योंकि इतनी ज़्यादा पावरफुल होता हुआ जनता को देख रहा था राजा, तो उसने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ने बनाया था उसको एक्सेप्ट कर लिया, नेशनल असेंबली को एक्सेप्टेंस दे दी, और फिर जो नेशनल असेंबली है उसने इन प्रिविलेजेस को बैन कर दिया, और जो टाइथ वगैरह लगता था उसको भी बैन कर दिया, और जो फालतू में जो ज़मीनें इनको ग्रांट की हुई थी नोबल्स को, क्लर्जीज को, वो सब अपने कब्जे में ले ली। और इस तरीके से जो नेशनल असेंबली है वो एक पावरफुल ग्रुप के तौर पे निकल के आई, असेंबली के तौर पे निकल कर आई, जिससे कि जो फ्रांस के लोग हैं उन्हें एक आशा की किरण दिखी, रे ऑफ सनशाइन उन्हें दिखी, होप नज़र आई कि उनकी लाइफ जो है वो और बेटर हो पाएंगी।